Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. In this lecture, we will be talking and discussing about the verb, its different kinds, and in the last, we will discuss different forms of the verb. So, how the verb can be defined? A verb can be defined as a word which shows an action, state, condition, the position or presence or absence of a thing or a person. देखें वर्ब को कॉमनली ऐसा डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एक्शन हो रहा हो तो इसे हम वर्ब कहते हैं, लेकिन वर्ब के और भी कोई 4-5 काम हैं, जिसमें एक काम है एक्शन के साथ कि कोई स्टेट बताना या कंडीशन बताना। स्टेट में मतलब आप कोई टेंस बताते हैं, उसकी प्रेजेंट कंडीशन या उसकी प्रेजेंट स्टेट, उसकी पास्ट स्टेट या उसकी फ्यूचर स्टेट। इसी तरह कोई उसकी हालत जार बताता हो, कोई छोटा है, बड़ा है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ठीक है। तो एक है उसकी पोजीशन बताना, मतलब मलकियत, आपके पास कोई चीज है, ठीक है, तो वो आपको मलकियत भी बता सकता है। अच्छा, किसी चीज का होना या ना होना भी साबित करता है ये वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल as an action. For example, it says that he is cooking the food or she is cooking food. तो एक फिजिकली कोई एक्शन हो रहा हो जिसमें कोई स्ट्रगल हो रहा हो फिजिकली, आप अपनी बॉडी से कोई काम कर रहे हैं, लाइक यू आर वॉकिंग, यू आर जॉगिंग, यू आर कुकिंग, यू आर स्लीपिंग एज वेल। सो ही इज कुकिंग फूड। सो आप वो खाना पका रहा है, तो यहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, अमल हो रहा है, जिसे हम उर्दू में अमल कहते हैं। एंड द सेकंड एग्जांपल, क्वेटा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये एक स्टेट बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है कि भाई क्वेटा एक खूबसूरत शहर है, जो प्रेजेंट का स्टेट बता रहा है। और कराची वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, कराची एक खूबसूरत शहर था लेकिन अब नहीं है। वो देखें, अब इसमें भी आपको स्टेट बताया जा रहा है कि भाई कौन सा स्टेट है, स्टेट ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो ये जो स्टेट है, ये जो प्रेजेंट टेंस का भी हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, एंड एज वेल एज यूज फॉर द फ्यूचर। द नेक्स्ट सेंटेंस इट सेज दैट शी हैज द अथॉरिटी इन हर हाउस। उसकी अपने घर में अथॉरिटी है, हुक्म चलती है। तो ऐसी अथॉरिटी का होना या कोई भी पोजीशन, आपके पास कोई घर है, कोई भी चीज आपके मलकियत में हो, तो आप उस हालत में यूज कर सकते हैं अथॉरिटी, शी हैज। तो ये वर्ब है, असल में ये वर्ब यहां पर है, ठीक है। क्वेटा इज, अब यहां पर एक वर्ब इज है, ठीक है। अब यहां पर वाज, जो वर्ब है वो वाज है, यहां पर वर्ब क्या है, हैज। शी हैज द अथॉरिटी इन हर हाउस। अच्छा, द नेक्स्ट एग्जांपल सेज दैट देयर इज वाटर इन द ग्लास। सो ग्लास में पानी है, तो ये आपको मौजूदगी बता रहा है, किसी चीज का प्रेजेंस होना। इसी तरह अगर आप उसकी एब्सेंस बता रहे होते हैं, तो आप या नो या नॉट लगा के उसका एब्सेंस भी बता सकते हैं कि देयर इज नो वाटर इन द ग्लास और इन द जग। सो इट शोज अबाउट द एब्सेंस ऑफ अ थिंग। देखिए इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये इज works as a helping verb, which we'll talk about in the auxiliary verbs as well in its types. And cooking is the main verb, so that's why we have written that the verb over here is cooking. And queta, जब set बता रहा हो, queta is, तो is work as the main verb. कराची भी जो was है, यहाँ पर एक state बता रहा है। इसी तरह she has the authority, अब यहाँ पर has ये भी कोई पोजीशन बता रहा है कि इसके पास मलकियत है अथॉरिटी का, तो has work like a verb, and in this case is the verb, and there is no water, again is, okay. So there are many types of the verb, so you don't need to worry about these different kinds. You just need to be consistent with this video from the beginning till the end. We will discuss one by one with explanation and detailed information as well, inshallah. So the first kind, that is the causative verb, second transitive verb, intransitive verb, then these both are amalgamated as the transitive and intransitive verbs. Then we have the monotransitive verb, then the ditransitive verb, then in seventh comes the complex transitive verb, and this is also called as the factorative verbs. Then comes the dynamic verbs, stative and dynamic verbs, these both are combined together. Then verbs of perception or verbs of sensation, okay. Next we have that copular or copula or copulas. इसको आप मिटाएं. And the next, at 13 number, we have the phrasal verb or prepositional verbs.
Then at 14th comes the auxiliary verbs. Auxiliary verbs can also be called as the helping verb, and there are two types of the auxiliary verbs: the principal verb, the principal auxiliary, and the modal auxiliary. And at 15th comes the hypothesis verbs, emotive verbs, and at last the factual verbs. And in the last we will be discussing inshallah about the four forms of the verbs, that the present form, the past form, the present participle, and the past participle. So the first kind of the verb, that is the causative verb, and how we can define it. In causative verbs, we do not perform an action directly, but we get it done indirectly by someone else. देखें, हम इसमें बराह रास्त कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं लेकिन बराह रास्त नहीं, बल्कि हम काम करवा रहे होते हैं indirectly. So the causative verb is defined as the verbs which do not perform an action directly but get it done indirectly by someone else. अब ये 6 जो common noun causative verbs हैं, इसमें से first है get, have and has, make, help, cause and let. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे one by one. So the first of all, get. So there are two formulas in writing the causative verb get. पहला ये है कि भाई जब काम कराने वाला मौजूद हो सेंटेंस में और काम करने वाला मौजूद नहीं हो, like the person who gets the work done is present and the one who does the work is absent. The person who gets the work done is present and the one who does the work is absent. जब काम कराने वाला मौजूद हो और काम करने वाला मौजूद ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस तरह से इस फार्मूला के तहत अपना सेंटेंस बनाते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट, देन द हेल्पिंग वर्ब, देन causative verb get, then the object. After writing the object, there comes the third form of the verb. देखें, in the first example, Asif is getting his car washed. देखें, आसिफ काम करवा रहा है. आसिफ खुद काम नहीं कर रहा, बल्कि आसिफ अपनी कार वॉश करवा रहा है. इज गेटिंग मतलब काम करवा रहा है, ठीक है, लेकिन खुद वॉश नहीं कर रहा. इज गेटिंग, तो ये जो काम कराने वाला है, ठीक है, द वन हु गेट्स द वर्क डन इज प्रेजेंट, बट द वन हु वॉश द वर्क और द वन हु डज द वर्क इज एब्सेंट. सो इन दिस सिचुएशन वी विल राइट द फॉर्मूला 1. नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज गेटिंग हर क्लॉथ्स आयरन्ड. अब यहां पर भी काम कराने वाला मौजूद है, लेकिन जो आयरन कर रहा है बेसिकली वो मौजूद नहीं है. She has got his shoes polished. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इस फार्मूले के तहत ये तमाम सेंटेंस बनेंगी. नेक्स्ट सेंटेंस इज they will be getting they will be getting their house cleaned. वो अपना घर साफ करवा रहे होंगे. So this sentence is in the future. He can get his office closed early. वो अपना ऑफिस बंद करवा सकता है. He should or should not get his shoes polished by his office staff. उसे अपने शूज ऑफिस स्टाफ से साफ करवाने चाहिए या साफ नहीं करवाने चाहिए. ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि भाई आपने इस फार्मूले के तहत जब काम कराने वाला मौजूद हो और काम करने वाला मौजूद ना हो, तो इस फार्मूले के तहत आपने अपनी सेंटेंस बनानी है. और इस सेंटेंस को आप चाहे जिस भी टेंस में बनाएं, आप इसको बना सकते हैं. आप चाहे इसको मॉडल में बना दें या पास्ट में बनाएं, प्रेजेंट या फ्यूचर में बना सकते हैं. जो सेकंड फार्मूला है इसमें देखें कि भाई व्हेन बोथ द पर्संस, द वन हु गेट्स द वर्क डन एंड द वन हु डज द वर्क आर बोथ प्रेजेंट. ठीक है, जब काम कराने वाला और काम करने वाला दोनों मौजूद हों. फॉर सपोज we have the formula for such kind of sentences like the subject, then helping verb, then the causative verb get, then agent जो काम करने वाला है agent है, then to will come, then first form of the verb, then object. जब first form of the verb और to आपस में आ जाते हैं तो इसको हम infinitive भी कहते हैं. For suppose like we have the example over here, Asif is getting Khalil to wash his car. आसिफ खलील से अपना कार धुलवा रहा है या वॉश करवा रहा है. ठीक है, देखें मैंने इसी सेंटेंसेस को जो यहां पर लिखे थे, यहां पर जो एजेंट है, जो काम कर रहा है वो मौजूद नहीं है, लेकिन काम कराने वाला मौजूद है.
ठीक है, अब यहां पर देखें, शी वॉज गेटिंग हिज ब्रदर हर ब्रदर शी वॉज गेटिंग हर ब्रदर टू आयरन हर क्लॉथ्स। अब यहां पर भी जो एजेंट है, देखिए यहां पर एजेंट खलील है, यहां पर हिज हर ब्रदर है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज गॉट अमान टू पॉलिश हिज शूज, उसने अमान से अपने शूज पॉलिश कराए। ही कैन गेट द सेक्रेटरी टू क्लोज हिज ऑफिस अर्ली। देखें इस सेंटेंस में देखें, he can get his office closed by early, देखें वो सिर्फ अपना ऑफिस बंद करा सकता है। अच्छा, किससे बंद करा सकता है? तो यहां पर एजेंट दिया गया है कि भाई आप जब एजेंट का जिक्र करते हैं करेंगे तो उस सिचुएशन में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है और इससे पहले इन्फिनेटिव मतलब टू यूज करना है। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को आप पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं, पैसिव टेंस में। लाइक फॉर एग्जांपल, आसिफ इज गेटिंग खलील टू वॉश हिज कार। इसको अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो आपने इस तरह बनाना है कि आसिफ इज गेटिंग हिज कार वॉश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम इसको आने वाले जो लेसन उसमें पढ़ेंगे कि भाई एक्टिव और पैसिव का जो क्या स्ट्रक्चर है बेसिक, कि आसिफ इज गेटिंग हिज कार वॉश्ड बाय खलील। तो इसमें बाय खलील जो एजेंट है वो थर्ड में आएगा और बाय उसमें उसकी एडिशन होगी। शी वॉज गेटिंग हर ब्रदर टू आयरन हर क्लॉथ्स, शी वॉज गेटिंग her clothes ironed by her brother. He has got Aman to polish his shoes. He has got his shoes polished by Aman. He can get the secretary to close his office early. He can get his office closed, third form of the verb, by the secretary. So in the same way, we have the next causative verb, that is has and have, and sometimes had can also be used in place of has and have. Here in this case we also have, as in the previous, we have two formulas. In the first formula you can see that by understanding these examples you can know that how this formula can be used. We use subject, helping verb sometimes, then causative verb, has, have or had, and then object, and then full stop. Because in this case the one who gets the work done is present but the one who does the work is absent. So that's why we use this formula. Like for example, we have the first example here, that she is having her room painted. ठीक है, वो अपना रूम रंग करवा रही है या अपना कमरा रंग करवा रही है। Does she having her room painted, क्या वो अपना रूम पेंट या रंग करवा रही है? Will she be having her room painted, क्या वो अपना रूम रंग करवा रही होगी? She had her room painted. ठीक है, उसने अपना कमरा पेंट करवाया. So in this case we have used had in place of has and have because we are talking about the past state. So the next example, she will be having, it is the future indefinite. She will be having her clothes ironed. वो अपने कपड़े इस्त्री करवा रही होगी. She will have had her clothes ironed. वो अपने कपड़े इस्त्री करवा चुकी होगी. ठीक है, it's the future perfect tense. So you can use such formula in all the states, either it is present, past or in future. And in the same way we have the next example, she will have been having her clothes ironed. ठीक है, अब ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का. शी कैन हैव हर रूम पेंटेड, वो अपना रूम रंग करवा सकती है. शी शुड हैव और शुड नॉट हैव हर रूम पेंटेड, उसे अपना रूम रंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. ठीक है, आप इसको नेगेटिव में भी लेके जा सकते हैं, आप इसको इंटरोगेटिव में भी लेके जा सकते हैं. और नेक्स्ट है, शी शुड हैव हर रूम पेंटेड या शी कुड हैव. ठीक है, ये कैन का पास्ट फॉर्म है कुड हैव, मतलब उसके पास ये पावर था कि भाई वो करवा सकती थी. ठीक है, अब उसने करवाया या नहीं करवाया. एंड द लास्ट एग्जांपल हियर, दैट इट इज रिटन शी मस्ट हैव और मस्ट नॉट हैव आयरन हर क्लॉथ्स. उसे अपने कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? करवाने चाहिए. सो इन दिस केस द वन हु गेट्स द वर्क डन इज प्रेजेंट
and the one who does the work is absent. In the same way, like the previous one, we have the second formula over here for has, have, and had. The subject, then sometimes it comes the helping verb, then causative verb has, have, or had, then agent, then first form of the verb, and object. So here is a little bit difference as compared to the previous one, because in get we had used after the agent to, then first form of the verb, but here to is not necessary. Like for example, she is having her brother paint her room. देखें इसमें हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, टू के इस्तेमाल किए बगैर भी हमें बात समझ आ जाती है, ठीक है। उसने अपने भाई से अपना कमरा रंग करवा रही है, ठीक है। तो जो एजेंट है हर ब्रदर भी इस फॉर्मूला में प्रेजेंट है, ठीक है। शी विल बी हैविंग हर ब्रदर पेंट हर रूम, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, या अपने जो है जेनशी करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड हर ब्रदर आयरन हर क्लॉथ्स, उसने अपने भाई से कपड़े इस्त्री करवाए, ठीक है। जब पास के बाद आ जाती है तो हम फिर वहां पे हैड यूज करते हैं। एंड द सेम वे, आसिफ शुड हैव खलील वॉश हिज क्लॉथ्स, and you can shift this sentence in the passive as well. You can shift all these sentences in the passive voice. So I have just written this one, that Asif should have Khalil wash his clothes, and you can change this sentence into the passive form, like Asif should be having his clothes washed by Khalil. So the third type of the causative verb, that is make. In this case, we too have two formulas, but with a little bit difference. Like in the previous ones, we had the formula that subject, sometimes helping verb, then causative verb, then object, then the third form of the verb in the first formula. But in this case, while making or while using make in your sentence, we will be using first form of the verb. Like for example, you can see the example first one, she makes her clothes wash, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप ये देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। शी मेक्स हर क्लॉथ्स वॉश, लेकिन जो लास्ट दो ऑप्शंस थे हैज, हैव और गेट में, हम ये यूज करते थे कि भाई शी गेट हर क्लॉथ्स या शी हैव हर क्लॉथ्स वॉश्ड, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में हम सिर्फ वॉश यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। The next sentence, that is, it says that she was making her clothes wash. देखा, अब ये पास में चला गया। अब जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, they will make their clothes wash, वो अपने कपड़े धुलवाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका कॉमन, उसकी आइडेंटिटी ये है कि भाई जो the one who gets the work done is present and the one who does the work is absent, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 में ये कंडीशन अप्लाई होगा। And when you make the continuous, you will be making that they will be making their clothes wash, वो अपने कपड़े धुलवा रहे होंगे, ठीक है। they will have made their clothes wash, अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वो अपने कपड़े धुलवा चुके होंगे। they will have been making their clothes wash since morning, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का उसकी पहचान ये है कि उसमें आपके टाइम का मेंशन आपने देना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड सिंस और फॉर, ठीक है। जब एग्जैक्ट टाइम हो मतलब आपने वहां पर फिर सिंस का देना है, और जब ड्यूरेशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फॉर का यूज करना है। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम मतलब मॉर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप सिंस यूज करेंगे, तो वो सुबह से अपने कपड़े धुलवा रहे होंगे। देन द नेक्स्ट इज द मॉडल वर्ब्स। The first modal verb, he can make his clothes wash, वो अपने कपड़े धुलवा सकता है। He should make his clothes wash, उसे अपने कपड़े धुलवाने चाहिए, ठीक है। क्या धुलवाने चाहिए, वो खुद नहीं धुलेगा, वो क्या किसी और से धुलवाएगा। He should have made his clothes, अब ये पास में चला गया, ठीक है। उसे अपने कपड़े धुलवाने चाहिए थे, ठीक है। should have जब भी आ जाता तो हम पास में चले जाते हैं, बिकॉज ये should जो है ना, जब have के साथ हम यूज करते हैं तो मतलब ये shall का या will का पास्ट फॉर्म है। And the next sentence we have in this case that he may make
अब ये दो जो सेंटेंस, ही मे मेक हिज क्लॉथ्स वॉश या ही माइट हैव मेड, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जब अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है, मतलब शायद शायद वो काम करे। देखें, ही मे मेक हिज क्लॉथ्स वॉश, शायद वो अपने कपड़े धुलवाएं, या ही माइट हैव मेड हिज क्लॉथ्स वॉश, शायद वो अपने कपड़े धुलवाता। ठीक है, तो अब ये पास में चला गया, शायद उसने नहीं धुलवाया, इसलिए मतलब कोई पॉसिबिलिटी थी। ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी थी, उसने ये काम किया या नहीं किया, तो बार उसके पास ये ऑप्शन बाकी रहा था। While using the next formula, we have the subject, then sometime helping verb, causative verb, make, and it can be changed with the made as well. If we want to use this make in a perfect tense, either it is the present, the past, or future tense. Then first form of the verb, then object again. So the first example is she makes her brother wash her clothes. ठीक है, अब यहाँ पर एजेंट मौजूद है, तो हर ब्रदर, ठीक है, इसमें था एजेंट मौजूद नहीं था, मतलब जो काम कर रहा है वो मौजूद नहीं था। अब इस सिचुएशन में जो सेकंड फॉर्मूला है, शी मेक्स हर ब्रदर वॉश हर क्लॉथ्स, वो अपने भाई से कपड़े धुलवाती हैं। ठीक है, तो ये भाई क्या हो गया, वो जो है ना इनडायरेक्टली एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो शी से हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्टली काम कर रहा है हर ब्रदर है। Then the next sentence, that is she have made her mother wash, she have made her mother wash her clothes, उसने अपने अम्मी से, अपनी मदर से, अपने अम्मा से कपड़े धुलवाए। ठीक है, और यहां पर है she will have made her mother wash her clothes, वो अपने अम्मी से कपड़े will have made धुलवा चुकी होगी। ठीक है, तो आप जब आप फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आप हैव मेड जो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट का, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करना है। देन शी विल हैव बीन मेकिंग हर मदर वॉश क्लॉथ्स, वो हर मदर हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आपने इसके साथ सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, कोई टाइम का मैनेजमेंट भी आपके साथ होगा, वो सुबह से अपने अम्मी से कपड़े धुलवा रही होंगी। ठीक है, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो आप उसके साथ सेंटेंस के साथ टाइम का लिखना लाजमी है। द नेक्स्ट सेंटेंस, अब मॉडल में आप कैसे यूज करेंगे, शी शुड नॉट मेक हर मदर वॉश हर क्लॉथ्स, उसे अपनी अम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको पास में लेके जाएंगे, ठीक है, मतलब उसे अपने अम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए थे, तो फिर आप ये क्या यूज करेंगे, शी शुड नॉट हैव मेड। ठीक है, नॉट हैव मेड, ये मेक फिर मेड हो जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव शी मे मेक हर मदर वॉश क्लॉथ्स, शायद वो अपने अम्मी से कपड़े धुलवाए, या शी मे नॉट मेक। ठीक है, देन द लास्ट वन इज शी माइट हैव मेड, अब ये पास में चला गया। ठीक है, शी माइट हैव मेड हर मदर वॉश हर क्लॉथ्स। ठीक है, तो शायद वो अपने अम्मी से कपड़े धुलवाती या नहीं धुलवाती, might not have made या might have made. So ladies and gentlemen, you might have noticed that we have studied the make, have and has, and get. So what is the difference between these three? If we see in Urdu language that we use the same word for these three distinct words, then what was the purpose that the linguists or the English grammarians have distinguished these three words into three categories? उर्दू में हम देखते हैं कि कोई काम करवा रहा है, the one who gets work done is the same word that is used in other languages. ठीक है, तो फिर इंग्लिश के जो लैंग्वेज हैं उनको क्या पड़ी है कि भाई वो एक ही कंसेप्ट के वर्ड के लिए है, कि जहां पर हम एक ही कॉन्सेप्ट आइडिया लेते हैं, तो उनको समझाने के लिए इन्होंने तीन शब्द या तीन वर्ड्स यूज किए हैं अलग अलग। तो आइए समझते हैं अब कि इन तीनों में से जो बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉजेटिव वर्ब्स मेक, गेट, हैज एंड हैव। ठीक है, तो जो मेन पर्पस है कि भाई इन तीनों का जो पर्पस है वो एक ही है, दे एक्सप्रेस द सेम आइडिया, दे एक्सप्रेस द सेम आइडिया दैट ए कॉज इज बी टू डू समथिंग। देखिए, ए कॉज कर रहा है, कोई वजह बन रहा है, कोई रीजन बन रहा है
बी का, ताकि वो बी कोई फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। सो ए कॉजेज बी टू डू समथिंग। अब यहां तक तो बात सेम है, ठीक है, तीनों का काम एक ही है कि भाई ए जो है ना कॉज कर रहा है बी को कि वो कोई एक्शन करे, तो इसलिए ए हमारे पास इनडायरेक्टली काम कर रहा है और बी जो है ना डायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द पावर। ये जो रेड पेन में मैंने हाईलाइट किया है, इनकी पावर में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखें, मेक, गेट, हैज, हैव और हेड, इफ यूज दिस इन द पास्ट। देखिए मेक हमेशा वो पावरफुल होता है, इट इज मोस्ट पावरफुल। जब भी हम बात करते हैं, जब भी किसी के पास पावर होती है ना, तो वो फिर मेक यूज करेगा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। सो दैट इज मेक इज मोस्ट पावरफुल। अच्छा, इस एक पॉइंट नीचे आते हैं, तो गेट जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि बाई मोर पावरफुल देन हैज, हैव एंड हेड, बट लेस पावरफुल देन मेक। ये गेट जो है ना लेस पावरफुल है देन मेक और मोर पावरफुल है देन हैज, हैव और हेड, ठीक है। अब जो हैज, हैव एंड हेड है, इसको हम तब यूज करेंगे जब इनडायरेक्टली जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो इनडायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके पास बहुत ही कम पावर है, ही और शी हैज द लीस्ट पावर। अच्छा, जो सेकंड इसमें डिफरेंस है, देखें, मेक हैज फोर्स एंड अथॉरिटी। देखिए मेक के पास हमेशा फोर्स होगा, अथॉरिटी होगी। जब ये दो चीजें होंगी तो तभी पावरफुल कहलाएगा। देखिए मेक के पास ये दो पावर्स हैं। कौन से दो पावर्स हैं? एक है उनके पास फोर्स, वो ताकत का यूज कर सकता है, वो अपनी हुक्मरानी जमा सकता है, ठीक है। अगर वो कोई बात कहे तो उससे उसकी बात अटल होगी, उसकी फाइनल बात होगी, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स आप देखें, गेट जो है वो परसुएट करता है, वो कायल करता है, ठीक है, वो माइल करता है, वो कायल करता है किसी को ताकि वो कोई काम परफॉर्म करे। इसके पास पावर तो नहीं है, लेकिन वो कायल कर सकता है किसी को ताकि वो काम कर सके, ठीक है, उसको बता सके। ऑर्डर नहीं करेगा, मेक जो है वो ऑर्डर करेगा डाल के कि आप ये काम करें। जो करने वाला होगा उसके पास कोई और चॉइस नहीं रहेगी, उसको हर हालत में जो डूअर जो इनडायरेक्टली काम करवा रहा है उसकी पावर को, उसका ओबीडियंस उसके लिए जरूरी होगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गेट तब यूज करेंगे जब डूअर ऑफ द एक्शन है, ठीक है, जिसको कॉज किया जा रहा है उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली काम करवा रहा है वो कोशिश करेगा कि भाई मैं इसको परसुएट करूं, कायल करूं ताकि वो मेरा काम करे। अभी उसके पास चॉइस है, वो काम करे या ना करे, लेकिन वो फिर परसुएशन का काम करेगा ताकि वो उसको कायल कर सके। अच्छा, लास्ट पे देखें कि भाई हैज, हैव, इसके पास कोई पावर नहीं है। ये रिक्वेस्ट करेगा काम जो काम करने वाला हो, ठीक है, वो उससे रिक्वेस्ट करेगा और उसके रिजल्ट में ये कहेगा कि आप ये मेरा काम करेंगे तो मैं तो इसके रिवॉर्ड में आपको ये चीज दूंगा, ठीक है, मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, मैं आपको पेमेंट दूंगा या एनीथिंग एल्स इन द शेप ऑफ रिवॉर्ड। तो देखें, मेक इज द मोस्ट पावरफुल, गेट इज लेस पावरफुल देन मेक बट लीस्ट पावरफुल देन, लेस पावरफुल देन मेक बट मोर पावरफुल देन हैज एंड हैव और हेड। और इसके पास अथॉरिटी एंड फोर्स हैं, ये फिर जो है परसुएशन का काम करेगा और वहां पर रिक्वेस्ट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसलिए वी हैव यूज्ड दीज sentences, so you can better make your idea by using these words in the sentences. She makes her servant wash and iron her clothes. देखें, उसके पास फोर्स है, उसके पास अथॉरिटी है। जब उस फीमेल ने अपना एक सर्वेंट रखा है तो उसके पास अथॉरिटी और फोर्स दोनों हैं। he or she can order to the particular servant to wash and iron her clothes, ठीक है। ये कोई बॉस ही होगा जो ऑर्डर करेगा अपने सब सर्वेंट को। और गेट की जब बात आती है तो इसमें आप देखें, शी गेट्स हर सिस्टर वॉश एंड आयरन क्लॉथ्स। देखें, अब उसकी सिस्टर हैं, अच्छा, सिस्टर एक दूसरे की सर्वेंट नहीं होती हैं, बल्कि वो आपस में फ्रेंड्स होती हैं, दे आर सिस्टर्स टू ईच अदर और ब्रदर्स टू ईच अदर, ठीक है। अब वो परसुएट कर रही है कि भाई मेरी बहन काइंडली आप मेरे कपड़े वॉश भी करें और आयरन भी करें, क्योंकि हो सकता है उसके पास टाइम की कमी की वजह से वो उसको परसुएट करेगी। अब उसकी सिस्टर के पास ये चॉइस है आगे वो उसके कपड़े धोएं या आयरन करें या बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट करें या उसकी बात ना माने, ठीक है। लेकिन जो गेट है, जब भी गेट यूज करेगा, सो शी गेट्स, आप ये नहीं कहेंगे कि भाई शी मेक्स हर सिस्टर,
शी मेक्स हर सिस्टर, ये होगा कि उसके पास अथॉरिटी है। कोई बड़ी बहन अगर छोटी बहन से काम करवा रही है, अब छोटी बहन बेचारी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो फिर क्या करेगी, मेक यूज करेगी। लेकिन जब वो हम उम्र हो या दूर दूर रहने वाली हो, वो आई हो एक दूसरे के पास, तो वो फिर कहेंगी शी गेट्स हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर को परसुएड करेगी ताकि उसके कपड़े धोएं और उसको आयरन करें। अच्छा, अब लास्ट में देखें, शी हैव हर मदर वॉश हर क्लॉथ्स। देखें, अब ये बिल्कुल पोलाइट वे में यूज हो रहा है एज अ रिक्वेस्ट और इन द शेप ऑफ रिवॉर्ड। देखो, उसकी अम्मा है, उसकी मदर है, और जो अम्मा या मदर का जो इकदार अल्लाह ने रखा है, जो गॉड ने रखा है कि भाई शी इज योर मदर, यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू बी ओबीडियंट टुवर्ड्स योर मदर। सो अगर आप अम्मा से कोई काम करवा रहे हैं या अब्बा से या कोई बड़े भाई से या बड़ी बहन से जो आपके या आपका टीचर हो, आपसे कोई बड़ा हो, आप कोई काम करवाना चाह रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज शी हैव her mother. Like, for example, I have my father to give me the pocket money. You have your father or your elder brother to make your chores daily. ठीक है, तो उस सिचुएशन में जब आपके कोई बड़ा आ जाता है एज फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट, तो उस सिचुएशन में आप नहीं गेट यूज करेंगे, नहीं मेक यूज करेंगे, क्योंकि आपके अब्बा या आपके जो बड़े हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स नॉर योर सर्वेंट्स। तो उस सिचुएशन में ख्याल ये रखना है कि आप जब भी बात करेंगे या कोई लिखेंगे या उनको आप कोई ईमेल कर रहे होंगे या कोई टेक्स्ट वगैरह कर रहे होंगे, तो इस सिचुएशन में आपने हैव और हैज या हैड को यूज करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ द causative verbs are let, help and cause. So what are the differences between these? So now let's see over here. Let gives the meaning that the person gives permission to another person to do something. देखिए, let का फंक्शन भी ऐसा ही है जैसे प्रीवियसली हम देख चुके थे कि भाई the person who does the action indirectly gets the work done by another person. So in this here also, but the basic meaning of let is that in this case the person who gets the work done gives the permission. देखें, जो बंदा काम करवा रहा है एज इनडायरेक्टली तौर पर, वो लेट जब हम यूज करेंगे तो इस सिचुएशन में वो असल में परमिशन दे रहा होता है टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो गिव्स परमिशन टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग। भाई कोई काम कर रहा होता है, नहीं ऑर्डर दे रहा होता है, न उसे परसुएड कर रहा होता है, न उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बल्कि जब लेट को हम यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में, तो लेट का मतलब आएगा कि भाई वो असल में परमिशन दे रहा है, उसको इजाजत दे रहा है कि आप ये काम करें। ठीक है, and the formula for this situation is subject, sometimes the helping verbs, then we use let, then object or the agent can also be used. As in the previous case, we were discussing that there were two formulas. In formula 1 there were not the usage of the agent, but in the next one or formula 2 we had to use the agent. But in this case it is your choice, either you want to use or not. So the agent comes, then comes the first form of the verb, and then in the last the object or complement. Sometimes you just use the object and sometimes you use complement instead of the object. Like for example, we have the first example over here, that her mother lets her to go to कराची. देखें, अब उसकी अम्मी जो है या उसकी माँ अपनी बेटी को, ठीक है, फीमेल को इजाजत दे रही है ताकि वो कराची जाएं। ठीक है, तो उसकी मदर परमिशन दे रही है। ठीक है, हर मदर लेट्स हर टू गो टू कराची. सो द नेक्स्ट एग्जांपल, शी लेट्स हर ब्रदर टेक सम रेस्ट. वो अपने भाई को कुछ आराम करने का इजाजत देती है. ठीक है, तो इसमें लेट्स का मतलब हमेशा आएगा परमिशन देना, इजाजत देना. And the third example we have that we will not let him waste the public property. देखें, इस सिचुएशन में कोई पॉलिटिशियन है या कोई लीडर है ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है, अब वो कोई भी काम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हम उस बंदे को, he might be the politician, he might be the boss of something, but in this situation हम मतलब we will not let him to waste the public property. हम उसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक की मलकियत है, उसे जाया होने नहीं देंगे. ठीक है, मतलब उसे परमिशन नहीं देंगे
अगर वो मांगे भी तो सही. अच्छा, the second one, that is help. Help gives the meaning that a person assists another person to do something. देखिए, जब help आता है तो असल में help तभी हम यूज कर सकते हैं जब assist की बात आ जाए. मतलब आप उसे मदद कर रहे होते हैं उसी सिचुएशन में. एंड द फॉर्मूला फॉर दिस: subject, helping verb, causative verb, and the agent same as it was in this case. Then it is your choice. Either use the bare infinitive. Bare infinitive means you just use the first form of the verb without to, and full infinitive is the usage of to plus first form of the verb. It becomes full infinitive. Then object or complement. Like for example, we have the sentence over here: he was helping her get this job. ठीक है. अब इस सिचुएशन में देखें, ही वॉज हेल्पिंग हर, वो मदद कर रहा था उसकी इस जॉब को हासिल करने के लिए. गेट दिस जॉब, ताकि वो इस जॉब को हासिल कर सकें. एंड द थर्ड एग्जाम्पल: ही वॉज हेल्पिंग हर टू गेट दिस जॉब. अब देखें, आप इसको आइदर यू वांट टू यूज विद द बियर infinitive. Get is the bare infinitive, first form of the verb but without to, and you can use, or you can use this with the full infinitive, in which you use to plus first form of the verb. He was helping her to get this job. So these are two types of sentences: either use the bare infinitive, either you use the full infinitive. Then comes at last of this series that it says cause. देखिए, cause का मीनिंग भी मेक की तरह ही देता है. जैसे मेक में फोर्स और अथॉरिटी का यूज हो रहा था, तो cause भी भाई टू मेक समथिंग हैपन, मतलब कोई चीज करवाना, कोई चीज परफॉर्म करवाना इनडायरेक्टली. देखें, शी caused the baby to sleep. शी caused the baby to sleep. उसने बेबी को सुलवाया. ठीक है. अब इस सेंटेंस को जब आप कॉस्ट की जगह इसको आप मेड में लाएंगे या मेक, अच्छा, इसकी जगह यूज करेंगे, तो उसके बाद जो जो टू स्लीप है, जो फुल इन्फिनेटिव है, इसको चेंज करेंगे बियर इन्फिनेटिव से, लाइक शी मेड द बेबी स्लीप. इन द सेम वे हियर यू कैन सी दैट ही कॉज देम टू लव. उसने उसे हंसाया. ही कॉज देम, उसने उन्हें हंसाया. अब इसको आप जब बियर इन्फिनेटिव में लेकर आते हैं तो फिर आपको मेक या मेड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप यूज करेंगे कि भाई ही मेड देम laugh. So this was all about the causative verbs. So in next lecture we will be talking the next form of the verb. So see you in next lecture.